और ये जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? एक पर्टिकुलर एंगल के लिए। ये एक अच्छा सवाल है, इसको मैं जरूर कराना चाहूंगा क्योंकि ये मेरी नज़र में है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही आता है। 0.5798 उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 0.5793 प्लस 5 मिनट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट लर्नर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वन शॉट का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चंस पेपर में काफी ज्यादा मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बच्चों को इससे काफी डर लगता है और पेपर में सवाल आएंगे तो उसको वो छोड़ के आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये चैप्टर अगर आप बेसिक तरीके से समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूं क्योंकि जब मैं पहली बार 10th क्लास में था और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे भी ये चैप्टर पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो गया था इस चैप्टर में और कुछ समझ में नहीं आता था। बट अब आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपके लिए मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से बेसिक से कवर कराने वाला हूं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के जो पहले के चैप्टर्स वन शॉट मैंने डाले हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर उनको देख सकते हैं, जिससे कि आप पहले के चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप लोग नाम से देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ट्राई और गोनो और मेट्री से मिलकर बना है। तो ट्राई, गोनो और मेट्री। अब यहां पे ट्राई का मतलब तो आप सभी को पता ही है, ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गोनो का मतलब होता है साइड्स। जैसे कि आपने देखा होगा पॉलीगॉन जो वर्ड होता है उसमें पॉलीगॉन जो है, इसमें पॉली जो है उसका मतलब होता है 1 या मोर देन 1 और गॉन का मतलब होता है साइड। इसीलिए जब कोई फिगर उसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर n होती है तो उस n साइडेड फिगर को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड जो है वो कौन से फिगर में होती है? ट्राइंगल के अंदर होती है। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको समझनी है। अब इसके यहाँ पर जो आपने चीज देखी है, यहाँ से एक बेसिक सा सवाल जो है बच्चे अक्सर डाउट में पूछते हैं कि सर क्या इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहीं पर भी जहां पर भी एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल्स में ही एंगल है? नहीं, एंगल्स तो और फिगर्स में भी होते हैं। इसीलिए ट्राइंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिर्फ बाकी फिगर्स के लिए भी है। बट क्योंकि आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो हुई थी वो भी ट्राइंगल से ही हुई थी। इसीलिए आप लोग भी जब सीख रहे हैं तो ट्राइंगल से ही सीखेंगे। और ट्राइंगल में भी एक स्पेशल ट्राइंगल लेंगे जो कि होगा राइट ट्राइंगल, क्योंकि उसी से आप ट्रिग्नोमेट्री सीख पाओगे। राइट ट्राइंगल से ही आप ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे। बेसिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री के आपके इसी से डेवलप होंगे। और जब आप 11th क्लास में अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको दिखेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है किस तरीके से बाकी के फिगर्स में भी अप्लाई होती है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल्स होना जरूरी है। अगर कहीं पर भी एंगल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं। तो ये हुई ट्राइंगल की 3 साइड्स की जो मेजरमेंट है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है डायरेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले समझाऊंगा कि ये आए किस तरीके से, इनकी जरूरत क्या थी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की खास बात क्या होती है? जैसे कि अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल का कोई भी ये एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं और ये साइड जो है इसको मैं लेता हूं ए, इसको मैं लेता हूं बी और इस साइड को ले लेता हूं सी और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपने पढ़ा था कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो कैसा होता है? कांस्टेंट। अभी आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसी ट्राइंगल को 2 टाइम्स बड़ा कर दूं या फिर इसी ट्राइंगल को हाफ टाइम छोटा कर दूं, तब भी ये जो साइड्स हैं इनका रेशियो सेम रहने वाला है। अगर आप ये चीज समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्राइंगल को मैं कितना भी बड़ा कर दूं, मैं मान लो सी ट्राइंगल को और बड़ा कर देता हूं, तो अब जो रेशो यहां पे बी और सी का था, मैं बोलता हूं बी ओवर सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राइंगल लेता हूं 3, 4 और 5 वाला। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस साइड का और इस साइड का रेशो कितना आएगा? अगर यहां पे बात करें तो बी और सी का रेशो आएगा कितना? 4/5। इसी तरीके से अगर मैं इसी ट्राइंगल को बड़ा कर देता हूं तो मान लेते हैं हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया, तो मान लेते हैं ये आ गया 12, ये आ गया 9 और ये आ गया 15।
तो अभी आप देखो इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, तो वो आएगा 12/15, जिसको कि आप 3 से काट दोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 4:5। अगर आप ये चीज समझ रहे हो कि जितनी भी साइड्स है उनका आपस में रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैं बोलता हूं कि रेशियो ऑफ साइड्स, और ये जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए। अगर आप एंगल बदल दोगे फिर तो ट्रायंगल ही बदल जाएगा, तो फिर इस केस में हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल की बात करूं, इस पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप जितने भी ट्रायंगल बनाओगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो उनमें ये वाली जो साइड है बी और सी, उनका रेशियो हमेशा फिक्स आने वाला है। तो रेशियो ऑफ साइड्स इज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड एंगल। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बाकी के रेशो हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो किस तरीके से आए। अब मैं आपको बता देता हूं। तो क्योंकि देखा गया कि एक ही ट्रायंगल के अगर हम इसी ट्रायंगल का ये वाला एंगल लें और इससे जितने भी इस तरीके के ट्रायंगल बना दें, ये बना लो, आपने देखा कि हमने ये वाला भी बनाया, इसमें भी ये साइड्स का रेशो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे रेशोस को नाम दे देते हैं। तो अभी आप देखो कि आपके पास 3 साइड्स है, अब 3 साइड से क्या क्या रेशो बन सकते हैं, तो एक रेशो बन सकता है B/C, एक बन सकता है A/C, एक बन सकता है B/A। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेशोस किस तरीके से आए हैं। अब B/C की अगर हम बात करें तो इस रेशो को कांस्टेंट तो है, ये तो हमको पता लग गया, अब इसका कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया साइन। अब ये साइन जो है वो एक फिक्स्ड एंगल पे है, जैसा कि मैं बता रहा हूं। तो फिक्स्ड एंगल क्या है, वो थीटा, इसीलिए हम यहां पे बोल देते हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा B/C, यानी कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड जो है वो बी है और उसको ऑपोजिट भी बोलते हैं। अभी ये सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, बट अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये रेशोस आए किस तरीके से। हमको ऐसा नहीं करना है कि बस रट लेना है कि ये साइन ये कॉस, मतलब रटना तो सबको ही पड़ता है, बट एक समझना जरूरी है कि ये आए किस तरीके से। तो ये हो गया साइन थीटा, इसी तरीके से A/C को नाम दे दिया गया, ये हो गया कॉस थीटा, और इसी तरीके से B/A को दे दिया नाम टेन थीटा। अब आप देखो कि B/C अगर रेशो है तो C/B भी तो दूसरा रेशो हो सकता है। तो किसी ने बोला कि B/C, तो अब आप लो C/B, फिर इसी तरीके से A/C तो आप ले लो C/A, फिर इसी तरीके से B/A तो आप ले लो नाम A/B। तो ये जो रेशोज आ गए वो आ गए रेसिप्रोकल रेशोज, और रेसिप्रोकल रेशोज लेने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से रेशो है ये। तो ये वाला जो है वो होता है, इसका रेसिप्रोकल साइन का होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। अब अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं साइन, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SINE, साइन फुल फॉर्म है ये, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन होती है और टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट होती है। तो ये इस तरीके से हमने रेशियोज डिफाइन करे हैं, और आप देख सकते हैं साइन का जो रेशियो है वो डिफाइन किया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने आता है और बेस एंगल पर लाई करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझेंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। मैंने क्या बोला कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो एंगल पर साइड आ रही है उसको बेस बोलते हैं। हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होगी। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि आप देखिए कि अगर हमको साइन सी निकालना पड़ जाए मान लो, तो साइन सी में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एंगल के लिए पूछूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप अगर ऐसे समझोगे कि सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो फिर आप ले लोगे कि साइन सी की वैल्यू आ जाएगी AB/AC। ये सब क्या है मैं आपको अभी आगे डिटेल में भी समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझिए कि परपेंडिकुलर पता कैसे करते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड, इसको आप यहां पे लिख भी सकते हैं, परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड होगी, एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी, और काफी जगह इसको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो ये रेशोज जो हमारे बेसिक हैं तीन, पहला साइन जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो है वो BC है
और हाइपोटेनियस जो है वो AC है, इसीलिए साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, BC ओवर AC। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस की डेफिनेशन जो है वो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस A की वैल्यू, याद रहे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कॉस A। तो कॉस A की वैल्यू कितनी आ गई, AB ओवर AC, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस जिस एंगल पे साइड होती है उसी को बेस बोलते हैं, तो AB बेस और हाइपोटेनियस AC, और 10 की जो वैल्यू वो आपको दिख रहा होगा BC ओवर AB आ चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आपके शुरुआत के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो रेसिप्रोकल रेशियोज आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस है, और यहाँ पर कॉट देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो जो वैल्यू 10 की थी उसी का अगर आप उल्टा कर दोगे, यानी कि रेसिप्रोकल ले लोगे, तो आपके पास कॉट आ जाएगा। इसी तरीके से सेक और इसी तरीके से कोसेक। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कॉट थीटा या फिर कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ये रेसिप्रोकल रेशोज होते हैं। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से निकाला, और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। अभी आप देख ही सकते हो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो एक रेशियो है। तो जब आप साइड का रेशियो लोगे, मान लेते हैं ये साइड 4 सेंटीमीटर की है और ये साइड मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की है। तो जब आप रेशियो लोगे तो क्या होगा, जब आप 4 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या मिलेगा, नंबर, जो कि इस केस में कितना है, 4/3। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रियल नंबर मिलेगा जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम रेशियो लेते हैं तो यूनिट तो कटी जाएगी। तो ये चीज एक आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो आउटपुट होता है, जो नंबर मिलता है हमको, वो रियल नंबर होता है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू मान लो आ गया हो 4/5 सेंटीमीटर, नहीं, सेंटीमीटर नहीं आएगा, 4/5 ही आएगा बस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर ऑलवेज द सेम फॉर द सेम एंगल। तो जो बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका था कि अगर हम इसी ट्राइंगल को इसके बड़ा बना दें, इसको बराबर बना दें, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, और सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो कांस्टेंट आना ही चाहिए। इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही यहां पर भी अप्लाई हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो सेम एंगल पे हमेशा सेम वैल्यू देंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन दिए हैं जो कि यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशंस तो हो गए। उसके बाद कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन में ये क्या है आप देख लीजिए। तो देखिए टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा आपने देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप लोग यहां से कंफर्म भी कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक। अब अगर आप एक चीज समझ रहे हैं कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, चलो समझ में आ गया। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए P/H बोल देता हूं। और कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि B/H। तो यहां से आप एक चीज तो समझ रहे होगे कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है P/B। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैं किसी रेशो को सेम नंबर से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं बोथ साइड h का डिवाइड कर सकता हूं? जी हाँ, मैथ्स में करना ऐसा अलाउड होता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3/5 की बात करूं और मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, तब भी जो रेशो पहले था वो वैल्यू अब भी सेम ही आएगी।
तो ये करना मैथ्स में अलाउ होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करते साथ ही आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है P ओवर H, क्या वो साइन है? बिल्कुल है। ये जो वैल्यू है B ओवर H, क्या वो कॉस है? बिल्कुल है। तो आज के बाद से आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तो होती ही है, ये तो याद ही रखनी है। इसके अलावा आप टेन थीटा को हमेशा की और क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो टेन होता है उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो अगर आप इसको इन्वर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है। तो ये भी साथ साथ आपको याद रखना है, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोशेंट रिलेशंस। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि साइन कॉस टेन आप पहली बार देख रहे हो तो इनको याद कैसे रखना है। तो इनको याद रखने का तरीका होता है पी बी पी ओवर एच एच बी, जिसमें कि यहां पर हम थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। हाँ, तो पी बी पी ओवर एच एच बी होता है याद करने का तरीका। अब ये क्या है, तो इसको सबसे पहले तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और या फिर हर हर बोल, कुछ भी आप अपना खुद का भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला लिखना है। पर हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका पहला रेशो आपको दिख रहा है, जो पहला रेशो है वो हमेशा होता है साइन का, तो दिस इज साइन थीटा। दूसरा रेशो होता है कॉस का, तो कॉस थीटा। और तीसरा रेशो होता है टेन का, तो दिस इज टेन थीटा। और अगर आप इसको ऊपर और नीचे की जगह नीचे और ऊपर कर दो, यानी कि रेसिप्रोकल देख लोगे, तो रेसिप्रोकल में दूसरे कलर से लिख देता हूं। रेसिप्रोकल के केस में आपके लिए क्या आ जाएगा, एच बाय पी, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। एच बाय बी यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल अभी अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये है एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक, जो लोग बिगिनिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो इस तरीके से याद रख सकते हैं, पी बी पी ओवर एच एच बी। इससे हमारी जो रेशोज की कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और इसको जब भी आपको रेशो याद करने रहेंगे या फिर सवाल में लगाने रहेंगे और कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप पी बी पी ओवर एच एच बी की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर रिलेशंस आ गए हमारे पास। स्क्वायर रिलेशंस में आपको क्या देखना है वो मैं बता देता हूं। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस तो हमेशा ही लगा सकते हैं। तो हमको पता है कि अगर मैं इस वाले एंगल के लिए बात करूं, ए के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस की मदद से हम हमेशा लिख सकते हैं कि पाइथागोरस की मदद से क्या लिख सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस we can always say that hypotenuse का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये तो बच्चे जो हैं वो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आप लोगों को आती होगी, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब इसमें अगर मैं आपके सामने देखिए, मैं बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स विद, पहली बार में हम कर रहे हैं डिवाइड बोथ साइड विद एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने बोथ साइड डिवाइड किया है। तो अभी आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो है वो इससे कट जाएगा, और P ओवर एच, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P ओवर एच का स्क्वायर प्लस B ओवर एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये तो देखा हुआ लग रहा है ना, P ओवर एच बी ओवर एच, पहला रेशो साइन दूसरा रेशो कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, आपको अब यहां से दिख रहा होगा कि ये जो आइडेंटिटी बनेगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर, हमारी पहली आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। सवाल जो है वो इसी की मदद से होंगे, और कैसे आई आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर मैं एच स्क्वायर की जगह मान लेते हैं, एच स्क्वायर की जगह दूसरी बार अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा,
तो आप देख सकते हैं p बाय बी का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे h बाय बी का स्क्वायर बनेगा। तो p बाय बी होता है 10, तो दूसरी आइडेंटिटी इसीलिए क्या आ जाती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू h बाय बी जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है, ये भी आपको आनी चाहिए। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तीसरी बार में एच स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो आपको तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी जो कि होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाने हैं तो फटाफट से आप इन तीनों आइडेंटिटीज को पहले तो लिख लीजिए और इनको आप नजर भर के देख लीजिए, क्योंकि इनके बिना सवाल नहीं होने। तो इनको, ये तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपसे आनी ही चाहिए। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको सवालों में करके दिखाता हूं, पर इनको आप लिख लीजिए और इनको अलग से 2-3 बार आप खुद से लिखने की कोशिश करें जिससे कि आपको याद हो जाएगी। अब देखते हैं कि सवाल किस तरीके से करने हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपके लिए इन्हें अलग से भी लिख के दिखा दी है, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब वो बोल रहा है कि व्हेन एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर व्हेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल ए इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे क्या बता रहा है वो आपको समझना है कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। देखिए, इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी। अगर मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आप समझिए कि जो राइट वाली है वो आइडेंटिटी है और जो लेफ्ट वाली है वो इक्वेशन है। पता कैसे लगते हैं, तो इक्वेशन जो होती है, आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है वो दो ही वैल्यूज पर सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन के केस में क्या लिखते हैं हम, ओनली ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज। और आइडेंटिटी के केस में आप देख सकते हैं यहां पर आप कोई सी भी वैल्यू दोनों तरफ रख के देख लो, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देखो, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमेशा बराबर मिलेंगी। पर ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पर ये इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके रूट्स होते हैं -2 और -3। तो -2 और -3 को छोड़ के आप कुछ भी रखोगे तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ओनली ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज। बट ये जो आइडेंटिटी होती है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ट्रू फॉर ऑल। और ट्रिग्नोमेट्री केस में हम ऑल के साथ लिखते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि कुछ रेशोज कुछ वैल्यूज पर डिफाइन नहीं होते, इसीलिए हम लिखते हैं ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। बट जहां पर भी पॉसिबल है वो वैल्यू ट्रू होगी, तो ऐसी चीजों को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में आप ये भी सेम ही हो जाएगा कि ऐसी इक्वेशन जैसा कि अभी हमने देखा ये वाली, तो ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। आप ए की वैल्यू 0 डिग्री रख लो, 2 डिग्री रख लो, 10 डिग्री रख लो, 30 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख लो, आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये हमेशा ट्रू होने वाला है। तो उस केस में इस वाली चीज को क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। और अगर ये हमेशा ट्रू नहीं होगा तो फिर उस केस में आइडेंटिटी नहीं, वो फिर इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन कैसी होती है वो आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। चलो अब हमारे पास सवाल आ चुके हैं। अब ऐसे सवालों को करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं तरीके के सवालों में होता है जब हमको प्रूफ दैट वाले सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूफ दैट वाले सवाल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें हमको करना क्या होता है। और वो करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जानकारी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद सवालों को किस तरीके से अप्रोच करना है वो आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको आज वो सिखा रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो आप देखिए कि आपके पास हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी, और आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के चलना है सवाल के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस के बराबर लेके आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, या तो फिर आप आरएचएस को पकड़ सकते हो, सॉल्व करोगे, उसको एलएचएस के बराबर लाओगे तो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। अब इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी पकड़ते हैं, राइट हैंड साइड को भी पकड़ते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और दोनों को एक जगह तक लेके आते हैं और फिर बोलते हैं कि सवाल हो गया। तो आपको ये 3 तरीके हैं, ये समझने बहुत जरूरी है। पहला ये जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में काम कर जाता है, दूसरा
कभी कभी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, और तीसरा जो है वो भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सवाल कौन सा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केसेस में तो पहले वाले मेथड से ही सवाल हो जाएंगे, तो हम उसको यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई tan a प्लस कॉट a। अब मुझे पता है कि काफी बच्चों को नहीं आता समझ में कि क्या करना है, तो अब आप यहां से नोटिस करते चलिए कि मैं क्या बता रहा हूं और मैं कैसे कर रहा हूं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपने आप से देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में है tan और cot और राइट हैंड साइड में है sec और cosec। तो अब आप सोचिए कि आपको यहां से शुरू करके यहां पे जाना है, यहां पे जाना है, तो क्या हमको tan और cot की जरूरत है? आप बोलोगे tan और cot की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में तो नहीं दिख रहे हैं। तो आपको वही करना है, आपको tan और cot की जरूरत नहीं है तो आप उनको हटा दो। हटाएंगे कैसे? हटाएंगे ऐसे कि हमको पता है कि tan जो होता है वो होता है sin a ओवर cos a, और ये होता है cos a ओवर sin a। तो tan और cot तो जा चुके हैं, बट अभी भी sec और cosec तो कहीं नहीं दिख रहे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अभी आप इस स्टेप पे देखिए, इस स्टेप में हमको नहीं समझ में आ रहा, मान लेते हैं कि क्या करना है। तो जब भी नहीं समझ में आता, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, तो इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? cos a sin a। एलसीएम कैसे लिया मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कहीं पर लिखा है a ओवर b और प्लस करना है b ओवर a, तो आपको पता है ना नीचे a भी आ जाता है और b, a का मल्टीप्लाई इधर और b का मल्टीप्लाई इधर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पर भी फिर वही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये जो चीज है इसको देख के आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होती है? ऊपर वाले की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ चुका है? 1 ओवर कॉस ए साइन ए। और अभी आप देखिए कि क्या आपको ये बनता दिख रहा है? ये बनता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि 1 ओवर कॉस ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 ओवर कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन ए। और अब तो आपका सवाल हो चुका है भाई, देखो जरा, 1 ओवर कॉस ए, आपको पता है ना कि कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो 1 ओवर कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? दिस इज सेक ए। 1 ओवर साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, तो दिस इज साइन ए। और आप सॉरी साइन ए नहीं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए। तो ये जो है आप देखिए, क्या हम आरएचएस के बराबर आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। तो इसके बाद अब आपको छोटे छोटे 2 स्टेप्स और लिख देने हैं। हम लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये आपको हर सवाल में लिखना है अगर इस तरीके का प्रूव वाला सवाल आता है तो आप देखिए कि किस तरीके से इस सवाल को हमने किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आप लोगों से पर्सनली बोलना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ऐसी चीज है, वैसे तो पूरी मैथ्स ही ऐसी है, पर ट्रिग्नोमेट्री खासकर की एक ऐसी चीज है जो कि देखकर कभी समझ में नहीं आ सकती। जब तक आप इस सवाल को या फिर आगे वाले और जो सवाल है उनको 1 2 3 बार खुद से ट्राई करके नहीं देखोगे, जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, सिर्फ देखने से नहीं आ पाएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ देख के आप इस वीडियो को कवर कर लो और आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा, आपसे बनने लगेगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको अगर सच में ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो जो सवाल मैंने अभी कराया है, अभी आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर होता है तभी आगे बढ़ना, नहीं होता है तो आप इतने पार्ट को फिर से देखो और फिर आगे बढ़ना। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। आइए हम देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या है। अच्छा, दूसरे पार्ट से पहले उसने हमको बता दिया है। अच्छा, तो ये वही वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था कि LHS को सॉल्व कर लो, RHS को सॉल्व कर लो, या फिर दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये वही वाली बात इसने इतने बड़े पैराग्राफ में बताई है जो मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब हमारे पास देखिए अगले बार एक और सवाल आ गया है, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो cos पावर 4a sin पावर 4a, इसको हमको राइट हैंड साइड के बराबर लाना। राइट हैंड साइड में कुछ कुछ है, अब वो क्या कुछ कुछ है वो हम एंड में देखेंगे, पर अभी तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो हम क्या करेंगे, वापस लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे लिखिए वैसे की वैसी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। cos पावर 4a माइनस साइन पावर
4a। अब वापस से लेफ्ट हैंड साइड तो उठा ली, इतना तो हर कोई कर सकता है। अब यहां से आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद क्या करना है। तो आप देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि पावर 4 है, पावर 4 है, तो क्या यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ऐसी कोई आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो कि ये जो है वो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है और ये जो है वो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है। अगर आप इतना कर दोगे तो देखिए आपका ये सवाल होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं बता देता हूं। अब यहां पे हम बोलेंगे कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। ये चीज हमको पता है, तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारा ए का काम कर रहा है, ये जो हमारा बी का काम कर रहा है। आप देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमारा ए का काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा फिर सॉल्व होके? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अभी भाई देखो जरा, ये तो देखते से दिमाग में घंटी बज जाती है ना कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब भी आप सॉल्व करोगे, अगर ये 1 होता है तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तभी हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी है। जो भी आप करते जा रहे हो ना, और जो भी आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते जा रहे हो, वो राइट हैंड साइड पे आपको इस तरीके से ब्रैकेट बना के लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वरना एग्जामिनर बोलेगा कि आप यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट कैसे आ गए, हमें तो पता नहीं, तो इसीलिए ब्रैकेट में हमको ऐसे लिखना पड़ता है। अब यहां पर अगर आप आ चुके हो तो अब आप देखो कि यहां से वापस कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, और उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। वापस से आप चेक करो कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है अभी, और आपको यहां तक जाना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि हमको इन वाले भाई साहब से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एंड में तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो इनको हटाओ, कॉस तो है, तो इसको बोलो कि आप रुको, आपको जाना पड़ेगा। अब इनको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वापस से हम इसी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये वैल्यू जो है वो मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं इनको भगाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस, और यहां पे हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर की जगह ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना होगा? -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस अंदर जाएगा तो +1 माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो यहां पर फटाफट से हम लिख देंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूं, अगर आप खुद से नहीं करोगे तो जो मेरा समझाना है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए वापस बोलूंगा कि खुद से जरूर ट्राई कर लो, जिससे कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा दूसरा सवाल। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आ गया इस तरीके से एक सवाल। अब इसमें वापस से हम क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो फटाफट से लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड में क्या है वो उठा लो पूरा का पूरा। 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है उसको बाद में देखेंगे। अभी आप समझिए कि आपको ये वैल्यू जो है उसको सॉल्व कर कुरा के एंड में वो लेके आना है। अब वो लेके आना है तो किसी चीज का स्क्वायर है, अभी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है? 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसको आप ओपन कर सकते हो। कैसे? 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया पहला वाला, और ये हमने दूसरा ब्रैकेट किया दूसरा वाला।
अब यहां से अगर आप देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि 2 cot A से 2 cot A तो चला गया, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, 1 + 1 तो हो जाएगा 2 cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा 2 cot स्क्वायर A। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 1 + cot स्क्वायर A। और ये तो भाई हमारी आइडेंटिटी होती है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, ये तो हमको देख के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये क्या है। 1 + cot स्क्वायर A हमेशा किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर A के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर A, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमारा सवाल हो गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे LHS = RHS और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना, और क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज करी है तो लिखना पड़ेगा 1 + cot स्क्वायर A = cosec स्क्वायर A। ये जो वो चीज है जो हमको पता है यूज करनी है, तो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि हमने ये इस्तेमाल करके ही ऐसा लिखा है। तो देखिए आपका ये वाला सवाल भी हो गया है, और अगर आप अभी तक सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ टफ नहीं होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल आपसे इस तरीके के सवाल खुद से भी हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10⁴A + 10 स्क्वायर A, इसको sec⁴A और sec स्क्वायर A में लेके आना है। अभी आप यहां से एक चीज समझिए कि 10⁴A और 10 स्क्वायर A, अब मैं आपके लिए फॉर्मेट पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फॉर्मेट कैसे लिखना है वो आपको पता लग गया होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है, हम टेकिंग LHS लिख के लिखेंगे कि 10 स्क्वायर A जो है वो कॉमन आता दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर A। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बनेगा 10 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 10⁴ था, 10 स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया 10 स्क्वायर A, और यहाँ से पूरा का पूरा 10 स्क्वायर A बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया +1। तो यहां से आपको दिख रहा होगा आइडेंटिटी, नहीं दिख रही तो दिखनी चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी है वो कौन सी होती है, sec स्क्वायर A। 10 स्क्वायर A + 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर A के बराबर। तो मैं क्योंकि एंड में मुझे sec चाहिए तो मैं इसको बिल्कुल बदल दूंगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A। अब ये वाला जो 10 स्क्वायर A है इसकी वैल्यू नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि 10 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए sec, तो 10 को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि ये पूरा sec स्क्वायर A के बराबर है तो अकेला 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर A - 1। किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर A - 1। और अब जैसे ही आप इसमें अंदर इंटू करोगे तो आप देखिए sec स्क्वायर A का इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर A के साथ इंटू और माइनस sec स्क्वायर A का 1 के साथ कितना हो जाएगा sec स्क्वायर A। तो ये कितना हो गया sec⁴A - sec स्क्वायर A, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड है तो नीचे लिख देंगे LHS = RHS और हेंस प्रूव्ड। तो देखिए ये सवाल भी हो चुका है। एक और सवाल आ गया है, sin ओवर 1 + cos ओवर sin। ठीक है, अब इसको 2 cosec A के बराबर लिखना है। तो आप देखिए फटाफट से LHS लेंगे, और यहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि हम LCM ले सकते हैं। तो जैसे ही हम LCM लेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, sin A टाइम्स 1 + cos A, और एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 + cos A का होल स्क्वायर। अब 1 + cos A का होल स्क्वायर आ गया तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं। तो यहां पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर A प्लस 1 cos A का होल स्क्वायर cos स्क्वायर A और प्लस 2 टाइम्स cos A। ये जो है ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमने ओपन करके लिख दी है, और नीचे जो है वो तो नीचे है ही है, तो नीचे क्या है साइन A टाइम्स 1 + cos A। अब जरा आप इन दोनों को अलग से पकड़ के बात करो, इसको और इसको दोनों को अलग से पकड़ के बात करो तो आपको दिख जाएगा कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 1 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो इसीलिए दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 1, और एक 1 पहले से है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहां पर क्या है हमारे पास 2 cos A, और नीचे कौन है साइन A, और क्या है 1 + cos A। अभी आपको दिखना चाहिए कि ऊपर से एक 2 कॉमन आएगा, और आपको दिखना चाहिए कि जैसे 2 कॉमन आएगा वैसे ही अंदर बनेगा 1 + cos A, और जैसे ही ऊपर 1 + cos A बनेगा नीचे वाला 1 + cos A उसको काटने के लिए तैयार
तैयार बैठा है तो भाई फिर काटा पीटी मचानी पड़ेगी, तो मचा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा साइन ए तो पहले से ही है, और 1 प्लस कॉस ए, और अब भाई तलवार निकालो और दोनों को काट दो। ये लो काट दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, सिंपल सा बच गया है 2 ओवर साइन ए। अब आपको पता है कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है कॉसेक ए। तो इसीलिए यहाँ पे 1 ओवर साइन ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 कॉसेक ए, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो क्या हो गया है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो हम लिख देंगे छोटा सा नीचे हैंस प्रूव्ड। तो ये सवाल भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे, सिर्फ देखने की बात नहीं है, खुद से भी ट्राई करो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आ गया है इस तरीके का सवाल। तो अब अगर आपने इतने सारे सवाल देख लिए हैं, तो क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। अगर आपसे आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताना। हम आपके लिए लाइव क्लासेस में इस तरीके के सवाल या फिर यही वाला सवाल लाइव क्लासेस में आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए, ये भी फिर होमवर्क में ही हो जाएगा, या फिर चलो मैं ये वाला आपको करा देता हूं, क्योंकि साइन और कॉस में अभी तक हमने काफी सवाल करे हैं, टेन में नहीं किया, तो मैं ये बता देता हूं। अब देखो कॉट ए और टेन बी आ गया है, और कॉट बी और टेन ए आ गया है। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको या तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन और कॉट को, या फिर आप देख लीजिए कि कॉट ए और टेन बी है। तो एक काम करते हैं, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। मैं बोलता हूं कि कॉट ए की जगह राइट हैंड साइड में लिख देते हैं टेन बी, तो पहले से ही है, और मुझे पता है कि कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट ए की जगह में क्या लिख देता हूं 1 ओवर टेन ए। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब ये राइट हैंड साइड है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट में भी मैं सब कुछ 10 में कर देता हूं। क्या है कि अलग अलग रेशोस में डील करना टफ होता है, इसीलिए क्या करो एक ही रेशो में डील कर लो। तो कॉट ए की जगह क्या लिख दूंगा 1 ओवर टेन ए प्लस टेन बी, और कॉट बी की जगह क्या लिख दूंगा 1 ओवर टेन बी प्लस टेन ए। और जैसा ये लिखूंगा तो आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, और ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं क्या ले लूंगा एलसीएम ले लूंगा। तो जब मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना था 10 ए। ये तो हुआ आपका न्यूमरेटर, और ऐसी ही कुछ कहानी नीचे भी चल रही है। नीचे क्या चल रही है 1 प्लस टेन ए टेन बी, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 10 बी। अब आप देखिए कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ए ओवर बी एक फ्रैक्शन है जो कि डिवाइड हो रहा है सी ओवर डी से। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है ए ओवर बी तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, बट जो नीचे वाला फ्रैक्शन यानी कि जो सी ओवर डी है, इसका रेसिप्रोकल लेके आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, सी ओवर डी है तो रेसिप्रोकल डी ओवर सी हो जाएगा। तो डी ओवर सी लिख देंगे और इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम लॉजिक अगर आप यहां पे लगाओगे तो आपके पास क्या आने वाला है, आप देख सकते हो आपके पास आएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और नीचे कौन है 10 ए। बट अब मैं नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 ए नहीं सॉरी, नीचे क्या है 10 बी, तो 10 बी ओवर ये क्या है 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे सेम चीज बन गई है, और जैसे ही सेम चीज बनती है तो हम तलवार निकाल के काट देते हैं। तो ऊपर क्या बच गया है 10 बी, और नीचे क्या बच चुका है 10 ए, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, और आप देख सकते हो कि हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसीलिए हैंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने लॉजिक लगाया है, और यही लॉजिक आपको भी लगाना है कि कॉट और टेन दो अलग अलग रेशो हैं। तो आप एक काम करो, राइट हैंड साइड में भी एक ही रेशो बना लो, यानी कि मैंने 10 बना लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही रेशो बना लो, तो मैंने सब जगह 10 बना लिया, और जैसे ही 10 बनाया तो अपने आप सवाल होता चला गया, और इस तरीके से आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। तो अभी आप इसको भी प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आ गया है ये वाला सवाल,
काफी सवाल हो चुके हैं, तो ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी होमवर्क में है, काफी सारे सवाल हैं, इतने सारे एक ही वीडियो में कराएंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना। रूट अंडर के 1 माइनस साइन ए जो है, 1 माइनस साइन ए जो है 1 प्लस साइन ए है, इसमें रेशनलाइज कर देना। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना अपनी तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, किसका, 1 माइनस साइन ए का। जब आप ऐसा करोगे तो आप देख सकते हो कि ये तो ऊपर वाला ब्रैकेट जो है दोनों सेम नंबर है, तो रूट से बाहर आ जाएंगे, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि होता है कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है रूट से बाहर कितना आ जाएगा, कॉस है। और जब आप ऐसा करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपको सीधे सीधे ये वैसे का वैसा मिल जाएगा, और ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। तो हिंट दे दिए, इसको आप होमवर्क में लिख लो, खुद से कर लेना, हिंट जो है वो समझ में आनी चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है, इसको मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी नजर में है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही आता है, मतलब मैं बोलूंगा 90% चांस है, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से कर लो। इसीलिए इसको होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, मैं करवा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं मैं बताता हूं। अब देखो राइट हैंड साइड में 1 प्लस साइन और कॉस है, और लेफ्ट में ये सब है, तो सबसे पहले ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अगर राइट में साइन और कॉस है तो पहले ही क्यों ना हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसको इसलिए क्या करूंगा, 10 को लिख दूंगा साइन ओवर कॉस, साइन ए ओवर कॉस ए, प्लस सेक को लिख दूंगा 1 बाय कॉस ए, और यहां पे -1 है, ओवर साइन ए ओवर कॉस ए, -1 ओवर कॉस ए, +1। अभी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पे नीचे कॉस है, यहां पे भी नीचे कॉस है दोनों तरफ, तो इसको भी कॉसे कॉसे से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर बन जाएगा साइन ए +1 माइनस कॉस ए, और नीचे बन जाएगा साइन ए -1 प्लस कॉस ए। अभी आप बोलोगे कि नीचे वाला कॉस कहाँ है, तो जब यहां पर भी नीचे पूरी जगह कॉस है और यहां पर भी नीचे पूरी जगह कॉस है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इसीलिए मैंने उसको यहां पे लिखा ही नहीं है, बट आप चाहो तो चलो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसके पूरे नीचे क्या आना चाहिए, कॉस। एक सेकंड इसको मिटा देता हूं, इसके पूरे नीचे क्या आ जाएगा, कॉस, जो कि ये वाला और ये वाला है, और इसके पूरे नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए -1 प्लस कॉस ए और कॉस ए। तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो मैं अभी से काट देता हूं। तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, अभी हमारे पास बच रहा है साइन ए। अब मैं साइन ए को कॉस ए के साथ लिख देता हूं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए माइनस कॉस ए +1, और यहां से क्या बच रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए -1। अब यहां से हमको क्या चाहिए, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए चाहिए, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अब यहां के बाद जो स्टेप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को समझने में काफी मुश्किल हो सकती है, बट क्या करें, ये सवाल इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें वो जो ट्रिकी पार्ट है सॉल्यूशन का, वही बच्चे जो हैं उसको गलत करते हैं, इसीलिए ये जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी चांसेस के आने के। तो अब यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर मुझे कैसे भी करके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कॉस ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर मुझे दिख रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए -1 है, तो क्या मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूं, मैं इसके लिए क्या लिख देता हूं कि मैं बोथ साइड साइन ए प्लस कॉस ए +1 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देता हूं। अगर ऐसा कर देंगे तो सवाल हो सकता है, और आप लोगों को बस यही स्टेप जो है इसको ही अच्छे से रिपीट करना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे किया, और ये आपको करना पड़ेगा तभी आपका ये सवाल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे आपके पास क्या बन रहा है, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए -1, और यहां पे बन गया साइन ए प्लस कॉस ए +1, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी डिनोमिनेटर में, तो दिख गया। तो डिनोमिनेटर में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 1 ही होता है। अब सेम लॉजिक से आप ऊपर देखिए, तो ऊपर साइन ए +1 को एक साथ लिख लो, तो इसको मैं
हटा के क्या लिख रहा हूं, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है। और यहां पर तो क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो आपको यहां पे भी दिख रहा होगा कि ये आइडेंटिटी लग जाएगी सेम जो हमने नीचे लगाई है। कैसे, तो साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो इसीलिए ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जो सवाल है वो हो सकता है, आइए हम देखते हैं इसको क्या करना है। आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और क्या आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए कि हमको न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर की तरफ कॉस नहीं चाहिए, तो मैं कॉस की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अगर हम कर देंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1। और ये जैसे ही मुझे देखा, मुझे समझ में आ गया कि मैं इसको इससे काट सकता हूं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया हो तो देख लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, इसीलिए मैं इसको काट सकता हूं। और यहां पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये वाला 1 जो है वो इससे चले जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बन चुका है ऊपर। डिवाइड में क्या आ गया है, डिवाइड में आ गया है 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में आपका सवाल होने वाला है, फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ऊपर से देखिए 2 साइन ए कॉमन आता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 साइन ए जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बच जाता है, एक साइन ए यहां से बचेगा, यहां से बचेगा प्लस का 1, और यहां से क्या आएगा, नीचे 2 साइन ए कॉस ए है। तो आप देखिए कि 2 से 2 गया, साइन ए से साइन ए गया, तो जो एंड में बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से अगर आप ये वाला स्टेप बस थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि लगाया जाता है। तो ये वाला सवाल इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप नो है किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। और मैं आपकी क्या बात करूं, जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे भी समझ में नहीं आया था, बट अब ये सवाल इसी तरीके से होता है, तो इसीलिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बोलूंगा कि 2-3 बार जरूर इसको लगा के देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो अब तो जितने भी सवाल हैं अब मैं आपके लिए सारे होमवर्क में दूंगा क्योंकि काफी सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि tan a प्लस साइन ए एम के बराबर है और tan a माइनस साइन ए एन के बराबर है, और हमको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वो इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले LHS की बात करो। तो LHS में आपको दिखेगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो मैं उसको पहले तो लिख दूंगा एम माइनस एन और एम प्लस एन। अब मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो m जो है वो कितना है, tan a प्लस साइन ए माइनस tan a माइनस साइन ए, और m प्लस एन की जगह लिख दूंगा tan a प्लस साइन ए प्लस tan a माइनस साइन ए। तो ये तो हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो tan a से tan a कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन ए जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन ए बचेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे साइन ए से साइन ए कट ही रहा है, तो यहाँ पे 2 tan a बच रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ tan a। तो 2 टाइम्स 2 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइन ए tan a जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर सवाल में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शुरुआत से लेके आए। ऐसा भी हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें, और फिर बोल दें कि देखो एंड में दोनों बराबर आ गए। तो हम इस वाले सवाल में वही करने वाले हैं। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ रूट एम एन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रूट
m इंटू एन। अब आप देखो कि m इंटू एन करोगे तो m की जगह क्या आएगा, साइन प्लस टेन। तो मैं लिख देता हूं m की जगह टेन ए प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय n, n की जगह टेन ए माइनस साइन ए। अब जैसा ही हमने ये लिखा तो आपको वापस से आइडेंटिटी दिख गई होगी कि हम लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आप देखिए कि हमको ये सब जो है वो इसके बराबर लेके आना है। तो टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अगर मेरे पास है तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए टेन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो यहां से मैं, आप देखिए कि टेन स्क्वायर ए जो है उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं अगर ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या आ जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। अब वन बाय कॉस स्क्वायर ए बचेगा, उसको मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर ए और माइनस वन। तो साइन स्क्वायर ए तो बाहर आ जाएगा, फोर टाइम्स साइन ए बचेगा रूट से अंदर, अगर साइन स्क्वायर है तो रूट के बाहर कितना हो जाएगा साइन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसकी मदद से हमको ये पता है। तो ये हम लिख देंगे टेन स्क्वायर ए जो है, और अंडर रूट है तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, फोर साइन ए टेन ए। और जैसे ही आप लिखोगे तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूव हो चुका है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया है, और इस तरीके से दोनों को एंड में बराबर ले आए हैं। तो ये भी एक सॉल्व करने का तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो ये जो है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से होते हैं, तो अगर मैं वही चीज वापस से रिपीट करूं तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये है एंगल ए बी और सी, और फटाफट से आप यहाँ पे अगर लगा दोगे तो इस एंगल की अगर बात करते हैं तो ये एंगल अगर ए है तो आप देख सकते हो ना कि ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी जो है वो कितना होगा 90 माइनस एंगल ए। अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो एंगल सी विल बी 90 माइनस एंगल ए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो एंगल है वो 90 माइनस ए है। अब वापस से फटाफट से बात करते हैं कि अगर इस वाले ट्राइंगल के लिए मैं साइन ए की बात करूं, साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फटाफट से आप क्या लिख लोगे, पी बी पी ओवर एच एच बी, और पहला रेशो होता है साइन, तो परपेंडिकुलर यानी सामने वाली साइड। साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको पी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको एच बोल देते हैं। तो साइन ए आपको क्या दिख रहा है, क्या आने वाला है, साइन ए विल बी पी ओवर एच। अब सेम लॉजिक से अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वाले के लिए यानी कि 90 माइनस ए के लिए अगर आप बोलो cos 90 माइनस ए क्या है, तो cos 90 माइनस ए आपको पता है क्या होना चाहिए, cos जो है वो सेकंड रेशो है यानी कि b ओवर एच। तो b ओवर एच यानी कि अब जिस एंगल पर साइड होती है वो बेस होता है, तो cos 90 माइनस ए यानी कि इस वाले एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, p ओवर एच, ये आना चाहिए। तो यहां से आपको दिख गया ना कि साइन 90 माइनस ए की सॉरी साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, cos 90 माइनस ए की। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। और यही जो है इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो tan 90 माइनस ए कॉट के बराबर होता है, cot 90 माइनस ए tan के बराबर होता है, sec 90 माइनस ए cosec, और cosec 90 माइनस ए sec के बराबर होता है। ये आपको आज के बाद पता होना चाहिए। लॉजिक और प्रूफ क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका इस्तेमाल भी अब हम आगे की तरफ करने वाले हैं। इसका मोस्ट ऑफ द इस्तेमाल कैसे आएगा, जैसे कि वो बोल देगा कि साइन मान लेते हैं 54 ओवर cos 36 की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे कि साइन 54 ओवर cos 36, तो साइन 54 cos 36 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 54, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है और कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया है पर काफी ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। आइए हम सवालों में देखते हैं। तो cos x की वैल्यू बतानी है, अगर cos 60, ठीक है। तो ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो आपको पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू, cos sin 60 की वैल्यू सारी पता होनी चाहिए।
उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दो टेन थीटा, यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री। और ये टेबल आपके लिए 2 मिनट में तैयार हो जाती है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4, बोथ सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। तो जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वही वैल्यू जो है वो इन एंगल्स की होगी। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो वैल्यू है वो तो कितनी आ जाएगी 0, तो ये आ गया 0, ये आ गया है 1/4 का रूट कितना होता है 1/2, ये कितना आ गया है 1/√2, ये कितना आ गया है √3/2, और ये कितना आ गया है 1। और जो वैल्यू साइन में आई है उन्हीं का उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दो, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 इधर है तो वो इधर आ जाएगा कॉस के लिए, 1/√2 तो 1/√2 के नीचे 1/√2 आएगा, 1/2 इधर है तो इस बार ये इधर आएगा, और इधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाएगा। और टेन के बारे में आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो 0/1 करेंगे, 0/1 तो ये 0 आ गया, 1/2 ओवर √3/2 करेंगे तो ये कितना आ जाता है 1/√3, और 1/√2 1/√2 तो सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, √3/2 ओवर 1/2 करोगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, यानी कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो आपके लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से फटाफट से हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो cos 60 जो है वो कितना दिख रहा है आपको 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये कितना आ गया है √3/4 प्लस √3/4, यानी कि 2√3/4, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो cos x जो है वो कितना आ गया है √3/2। तो हमको x के लिए सॉल्व करना है, तो √3/2 cos x √3/2 कब आ रहा है, जब ये वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां से हम लिख देंगे cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, क्योंकि √3/2 की जगह 30 cos 30 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से दूसरे की बात करते हैं। cos 38 इज इक्वल टू sec 90 माइनस 2a इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। अब आप देखो cos 38 डिग्री दे रखा है और sec 90 माइनस 2 है, तो अभी आपने देखा कि sec जो है वो किसका, अगर 90 माइनस a करते हैं sec में तो वो cosec a के बराबर आता है। तो यहां से आप लिख देंगे कि sec 90 माइनस 2a जो है वो cosec 2a के बराबर होगा। तो sec 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cosec 2a, और cosec 2a जो है वो कितना होता है 1/sin 2a, क्योंकि cosec जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो sin 2a। तो यहां पर आप पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा cos 38 और इसकी जगह cosec 2a ओवर sin 2a, और ये कितना आ रहा है 1। तो cos 38 शुड बी इक्वल टू sin 2a को इधर ले जाऊंगा तो sin 2a के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम cos 38 को और क्या लिख सकते हैं, cos 38 कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos ऑफ 90 माइनस, तो 2 और 50, तो -52। क्या अभी भी ये cos 38 ही लिखा हुआ है, 90 माइनस 52 38 ही होता है, तो अभी भी ये यही लिखा हुआ है। बट हमको पता है कि ये जो वैल्यू वो कितनी हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ 52। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसीलिए ये जो वैल्यू इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 52 इक्वल टू कितना आ गया साइन ऑफ 2a। अब साइन से साइन कट सकता है, तो क्योंकि हम बोथ साइड साइन को ही कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। तो 52 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 52/2, यानी कि 26 डिग्री जो है वो a का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स जो है, हाँ अब ये जो है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स होती हैं जिसकी मदद से आपको कुछ सवाल करने होते हैं। वो सवाल कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स अपने इस पे
टैबलेट पे ओपन कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन पर आपके लिए लगा दूंगा, जिससे कि आप भी उन टेबल्स को देख पाओ। आइए उनकी मदद से सवाल को कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ गया 36 डिग्री 5 मिनट। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मिनट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि कई बार जो एंगल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, मतलब कि जैसे कि मैं बात करूं 36 डिग्री और 37 डिग्री, तो आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में 1 डिग्री का फर्क है। तो 1 डिग्री को भी अगर हम छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उससे आता है हमारे पास मिनट। तो 1 मिनट जो होता है वो डिग्री 1 डिग्री का 60th पार्ट होता है। तो 1 डिग्री को अगर 60 छोटे छोटे हिस्सों में 60 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 मिनट आता है। और अगर उससे भी छोटा जाना है, वैसे तो हमको नहीं जाना है, बट अगर उससे भी छोटा जाना होता है तो 1 मिनट को भी आप 60 में डिवाइड करके 1 सेकंड का एंगल भी लेके आ सकते हो। बट अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट बनता है उसको 1 मिनट बोला जाता है, जिसको कि 1 मिनट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऊपर वाला आपको छोटा सा डैश दिख रहा है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो अब आपको साइन ऑफ 36 डिग्री 5 मिनट की वैल्यू बतानी है। और इस तरीके से जब भी सवाल आएगा तो आपको ये जो टेबल है वो दी रहेगी। तो अब आपको क्या करना है कि ये टेबल को किस तरीके से रीड करना है और इससे किस तरीके से वैल्यूज निकालनी है वो सीखना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का एक सवाल पेपर में जरूर आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 36। तो जब भी आपको टेबल मिलेगी तो आप देखिए, अगर सिर्फ 36 डिग्री की पूछता तो ये वैल्यू आती, बट उसने 36 की नहीं पूछी है, उसने किसकी पूछी है 36 डिग्री 5 मिनट की। तो हम बोलेंगे कि वी नो दैट साइन ऑफ 36 डिग्री 5 मिनट कैन बी फाउंड आउट बाय साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस 5 मिनट। तो 36 डिग्री की तो वैल्यू पता है 0.5878। अब आप देखो कि 5 मिनट का ऐड करना है, तो 5 मिनट को ऐड करने के लिए आप यहां से देख सकते हो कि ये जो 5 मिनट को ऐड करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो 5 मिनट नहीं है, 51 मिनट है। तो इसीलिए जो टेबल है वो आपको दिख रही होगी कि थोड़ी गलत थी, बट अब सही है। अगर आप इसको 36 डिग्री 51 मिनट कर देते हो तो ये जो टेबल है वो अब हमारे लिए सही है। तो 51 मिनट के लिए अगर आपको करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो 36 डिग्री तो आपको पता ही है, बट इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, 36 डिग्री नहीं लेंगे, इस बार हम क्या लेंगे, जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, यानी कि हमको 48 मिनट तक की पता है, हमको अगर 51 तक की चाहिए तो 51 से क्लोजेस्ट कौन सा है, आगे का नहीं देखना है, पहले वाला देखना है। तो 51 से क्लोजेस्ट 48 मिनट जो है वो एक स्टैंडर्ड एंगल है जो हमको पता है। क्या होता है कि 1 मिनट आपने जैसे कि देखा कि 60th पार्ट होता है 1 डिग्री का, तो 0 डिग्री 6 डिग्री 12 18 24 30 ये सब जो है इनकी वैल्यूज हमको पता रहती है, और जो बाकी की चाहिए वो हम इधर से डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं। तो 36 डिग्री 50 मिनट अगर 51 मिनट हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 36 डिग्री 48 मिनट की तो टेबल से निकाल लेंगे, जो कि 5990 यानी कि 0.5990 तक हमको पता है। और फिर जो 3 डिग्री का डिफरेंस है वो हम यहां से निकाल लेंगे। तो डिफरेंस टू ऐड, अब यहाँ पे साइन के केस में हम ऐड करते हैं, टेन के केस में हम डिफरेंस टू ऐड करते हैं, बट कॉस के केस में डिफरेंस टू सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि साइन और टेन के लिए हम ऐड करते हैं और कॉस के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि 7 हमको ऐड करना है, तो 7 ऐड करना है, 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यानी कि 7 हम लास्ट डिजिट में ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.00 आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, 0.00, ये तो जेम्स बॉन्ड बन गया। तो 0 पॉइंट, अब ये आ जाएगा 7995। तो ये है आपका आंसर इस वाले केस में। आइए हम इसी तरीके से दूसरा सवाल करते हैं, tan ऑफ 53 डिग्री 38 मिनट। तो देखिए 38 मिनट का निकालना है तो 36 तक हम पहुंचेंगे क्योंकि ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है। तो ये जो वैल्यू है tan ऑफ 53 डिग्री 36 मिनट की तो हमको पता है, और 2 मिनट का हम ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू वो कितनी है, 1.364, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है तो आपको पता है कि इसी के कंटिन्यूएशन में। तो 1.3564 प्लस 2 डिग्री का कितना है 16, तो 0.0016 आप ऐड कर देंगे। तो यहां पर जब आप ऐड कर दोगे तो 1.3564 0.0016, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3, तो 1.3580 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाली वैल्यू की पूरी के लिए। तो यहां पे आप लिख सकते हो tan ऑफ 53 डिग्री 38 मिनट इज इक्वल टू दिस।
इसी तरीके से अब कॉस में जैसा कि मैंने आपको पता डिफरेंस लेंगे, तो 27 मिनट है तो 27 मिनट इसलिए 24 मिनट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल तक पहुंचेंगे हम। तो cos 62 डिग्री जो है वो कैसे लिखी जाएगी, cos ऑफ 62 डिग्री 24 मिनट तक तो हम लिख सकते हैं, और 3 डिग्री का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो प्लस की जगह इस बार हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हाँ एंगल के लिए तो प्लस ही लिखेंगे, बाकी इसकी वैल्यू हम माइनस में ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.4633 और 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ 0.0008। तो ये आ जाएगा 0.4633 0.0008। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 में से 8 गया 5 2 6 6 और 4 6 और 4 0 पॉइंट। तो ये आपके पास कॉस ऑफ पूरा जो आपको एंगल चाहिए था 62 डिग्री 27 मिनट, इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से तो ये वाले सवाल करने हैं। अब कई बार दे देगा कि साइन थीटा इतना है और आपको एंगल बताना, तो अब आप देख सकते हो कि एंगल बताने के लिए हमको इस बार दूसरा तरीका अपनाना है। इस बार हमको जो एंगल है वो बताना है। पिछली बार हमको एंगल गिवन था तो वैल्यू बता रहे थे, इस बार वैल्यू गिवन है तो एंगल बताना है। 5798 आप देख रहे हैं कि 5798 इससे तो बड़ा ही है, और 10 के केस में सॉरी साइन के केस में आप देखते हैं कि हमको ऐड करना होता है, तो हमने ऐड किया होगा, और डिफरेंस जो है वो आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा वाला ऐड कर रहे हैं, 2 वाला ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये जो 0.5798 है 0.5798 उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 0.5793 प्लस 5 मिनट में। तो सॉरी 5 मिनट नहीं 5 या 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 5 की जगह हम क्या लिख देंगे 0.0005। हाँ बिल्कुल सही, आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं हमने उसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। अब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, ये है साइन ऑफ 35 डिग्री और 24 मिनट, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है 2 मिनट की, तो प्लस 2 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 35 डिग्री 26 मिनट शुड बी द आंसर। तो इस तरीके से काफी सिंपल सी चीज है, बस आपको रीड करना आना चाहिए कि आपको टेबल में क्या दिया है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कॉस का। चलो कॉस का देख लेते हैं। तो कॉस के केस में हमको दिया गया है 0.4457। तो आप देख सकते हैं कि कॉस के केस में हम डिफरेंस करके लेके आते हैं, तो 4457 जो है हमको दिख रहा है कि इससे बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं कि 0.4457 इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 4446 है हमारे पास, तो 4446 की अगर बात करें तो इट कैन बी रिटन एज 0.4457 माइनस, अब यहां से देखो आपकी 11 का डिफरेंस आ रहा है 4446 4457, तो इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0.0011 तो आपको दिख जाएगा कि ये कुछ आ रहा है। अब 63 डिग्री 0 मिनट, ठीक है, तो 4340, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो कब है 4457 तो हमको दी गई है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कब है इसका, तो 4446 तो ये वाली जो वैल्यू है वो कब है कॉस जब 63 डिग्री 36 मिनट का है। और इसी में अगर हम ये डिफरेंस टू ऐड जो होता है, सॉरी डिफरेंस टू सब्ट्रैक्ट है इस बार, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है, तो जब आप इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ 63 डिग्री 40 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हुआ। आप ये वाला भी खुद से देख सकते हैं कैसे करना है, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। तो आज का वीडियो जो है वो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वन शॉट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन तक भी आपका वीडियो जिससे कि उन तक भी हमारा जो वीडियो वो पहुंच सके और उनकी मैथ्स भी आपकी तरह स्ट्रांग हो जाए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।